नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एरोजोन पर। आज 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाई जा रही है। तो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन की बैठक हुई थी, जिसमें ये निश्चय किया गया कि हर प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाएंगे। इसको इसलिए कमेमोरेट करने की बात कही गई कि बाघों की जनसंख्या को बढ़ावा देना हमें बढ़ाना है। तो उस पे जितने जो सदस्य देश थे उनके संयुक्त प्रयास से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। भारत के लिए विशेष परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भारत में बाघों की जो आबादी है उस आबादी का लगभग 70% जो बाघ हैं भारत में पाए जाते हैं। तो इसलिए भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि कल हमने बात की थी संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता क्या है, वो है विश्व का विशाल लिखित संविधान है ये। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो इसके कारण क्या है कि केंद्र राज्य का एक ही संविधान है। भारत में अमेरिका की तरह अलग अलग राज्यों और केंद्रों का संविधान न अपना करके एक ही संविधान बनाया गया है। दूसरा है कि विश्व के विभिन्न देशों से संविधान में लिए गए प्रावधान, हमने विश्व के लगभग 50 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद में अपने देश में उपयुक्त जो भी चीज़ें हमें उपयुक्त लगी उनको संविधान में शामिल किया गया। तो इस वजह से भी लंबा हो गया है। तीसरी है कि प्रशासन जो विस्तृत प्रशासनिक एवं विस्तृत न्यायिक प्रणाली है भारत में, इसको बहुत बृहद रूप में स्वीकार किया गया है। इस वजह से भी संविधान लंबा हो गया है। फिर अगला है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जो है वो भी शामिल किए गए। तो हम देखते हैं कि किसी किसी संविधान में सिर्फ नीति निर्देशक तत्व हैं, किसी में मूल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है दोनों को शामिल किया गया है। फिर दूसरा देखते हैं क्या है विशेषता, तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसका बृहद स्वरूप है। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सारे जो प्रावधान है वो आपको भारत के संविधान में मिलते हैं। जबकि अन्य देशों के संविधान में देखते हैं कि ये चीज़ें एक जगह नहीं मिलती हैं। तो ये चीज़ें होगी। बाकी आगे है कि संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ हमने स्वतंत्र न्यायपालिका को भी अपनाया है। जैसे अमेरिका में है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन भारत में दोनों ही पाई जाती हैं। इस तरीके से अगला है कि लचीला एवं कठोर संविधान के बीच समन्वय अपनाया गया है। तो संविधान की जो ये अगली विशेषता है कि संविधान का जो भारत का जो संविधान है ना ही अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। हम परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे प्रावधान है जिनमें संशोधन नहीं भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि संविधान की जो विभिन्न शासन प्रणालियाँ हैं, विश्व में जो प्रचलित विभिन्न शासन प्रणालियाँ हैं वो कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी शासन प्रणालियाँ हैं। तो इसमें इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या है आपकी, ये राजतंत्र है। तो राजतंत्र में हम देखते हैं क्या होता है कि इसमें प्राचीन यानी कि ये जो राजतंत्र है क्या है कि शासन की जो सबसे प्राचीन प्रणाली है ये। इसमें क्या होता है कि शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है जो राजा होता है। मतलब राजतंत्र में राजा के तहत शक्ति निहित होती है, जो कि क्या होता है कि आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर नियुक्त किया जाता है या शासन की वागडोर संभालता है। तो इसमें देखा गया है कि विश्व में जो सबसे पहले शासन व्यवस्था अपनाई गई, ज़्यादा जो प्रचलित हुई, उस समय राजतंत्र प्रचलित हुआ। तो राजतंत्र में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति में शासन की सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, जो कि राजा होता है। राजा के अधीन ही सारी जो मंत्रिपरिषद हो गई और जो पूरे कार्यवाहक होते हैं वो राजा के अधीन ही रह के काम करते हैं। फिर दूसरी जो प्रणाली देखते हैं शासन की, वो है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्या होता है कि हर समाज और हर जो समय देखा गया है, कुछ ना कुछ अपने को कुलीन मानने वाली लोग होते हैं। तो उसमें इस शासन प्रणाली में क्या होता है कि इसमें राजनीतिक सत्ता जो होती है थोड़े लोगों के हाथों में होती है, जो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं उनके हाथों में सत्ता होती है और वही शासन करते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। एरिस्टोक्रेसी में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो शासन होता है वो कुलीनों के हाथ में होता है। फिर आगे बात करते हैं तानाशाही। तो शासन का जो सबसे भयानक रूप देखें एक तरीके से, जिसमें अधिकार लोगों को सबसे कम होते हैं, लोगों की भागीदारी बहुत कम होती, वो है आपका कौन सा, तानाशाही। तो तानाशाही क्या होता है कि इसे अधिनायकवाद भी कहा जाता है, यानी कि डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। इसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति निरंकुश शासन करता है, मतलब जिस पर कोई शासन का लोगों का ना तो अंकुश होता है ना तो किसी के प्रति जिम्मेदार होता है। तो जो बल प्रयोग द्वारा अपने पद पर आसीन होता है और किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। तो हम सबसे ज़्यादा इसमें उदाहरण के रूप में देखते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में जर्मनी में हिटलर किस तरीके से तानाशाह बना और उसने अपने अधिनायकवादी रूप में पूरे विश्व के सामने एक विश्व युद्ध के रूप में परिस्थिति उत्पन्न कर दी। तो इस तरीके से देखा गया कि जो तानाशाही होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक शासन प्रणालियों में आती है। फिर आगे बात करते हैं क्या, तो प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, अंग्रेजी में से डेमोक्रेसी कहते हैं, वर्तमान में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय स्वरूप है। तो
अधिकतर जो विश्व के देश हैं उनमें से ज़्यादातर देशों में क्या है कि लोकतंत्र पाया जाता है। भारत भी उसी में शामिल है। प्रजातंत्र वहाँ होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती, तो इसमें सत्ता कहाँ निहित होती, जनता में निहित होती। मतलब अपने शासन के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने का अधिकार किसके पास है, जनता के पास है। इसीलिए कहा गया कि सत्ता सत्ता निहित किसके पास होती, जनता के पास निहित होती। जनता डिसाइड करती कि किसको शासन में रखना है, किसको नहीं रखना है। अर्थात क्या है कि यहाँ जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए कई रूप हैं, जैसे जिनमें प्रमुख क्या क्या है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। मतलब जो लोकतंत्र है उसके भी दो रूप हैं, तो उसमें जो सबसे प्रमुख है वो कौन है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। इन्हें व्यवहार में क्या है, तो इन्हें व्यवहार में संसदीय शासन प्रणाली जैसे कि ब्रिटेन में है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली जैसे कि अमेरिका में है। इन दोनों में बांटा गया। मतलब इनको अमेरिका और ब्रिटेन का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विश्व में पहली बार इन देशों ने इन व्यवस्थाओं को अपनाया, इस वजह से इनका नाम पहले लिया जाता है। अब देखते हैं कि जो राज्य होता है, किसी को हम राज्य कैसे कहेंगे, तो उसके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे जिनके आधार पर किसी यानी कि जो स्थान, जनसंख्या और जो शासन होगा उसको हम राज्य कह सकें। तो राज्य के लिए सबसे पहला अंग क्या होना चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी जनसंख्या। तो सबसे ज़रूरी क्या है, जनसंख्या। यानी कि कोई भूभाग है, वहाँ अगर जनसंख्या नहीं होगी तो हम उसे राज्य कैसे काउंट करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या आ गया कि भूभाग होना चाहिए। जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए। भूभाग नहीं होगा तो फिर लोग रहेंगे कहाँ, तो भूभाग होना चाहिए। फिर कहा गया है कि सरकार होनी चाहिए, यानी कि लोगों को गवर्न करने के लिए सरकार होनी चाहिए, लोगों के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार होनी चाहिए। और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, तो संप्रभु होनी चाहिए। तो चार जो फैक्टर हैं किसी राज्य को डिसाइड करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला आपका है संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार या सत्ता। तो इन चार के आधार पर हम किसी क्षेत्र विशेष को राज्य कहते हैं। इस तरीके से देखते हैं। जैसे विश्व में अभी यूएन के हिसाब से देखते हैं तो 193 के आसपास देश हैं जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड हैं। वैसे बाकी और करीब 206 या 213 के आसपास देश हैं जो खुद को देश कहते हैं, लेकिन यूएन में रिकॉग्नाइज्ड जो देश हैं वो 193 ही माने जाते हैं। अब कहा गया है कि भारत जो संविधान है, संविधान की प्रकृति कैसी है। हमने बात की कि विशेषताएं क्या थी, और विशेषताओं के बाद हम देखा कि राज्य की कौन कौन सी शासन प्रणालियाँ प्रचलित हैं, फिर राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। तो संविधान की प्रकृति में देखते हैं कि भारतीय संविधान प्रकृति में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों तत्व धारण करता है। यह मूलतः संघात्मक है। अच्छा, संघात्मक ये होता है कि हमने कहा था कि जैसे अमेरिका का संविधान जो आया है वो संघीय संविधान है। संघीय मतलब कि वहाँ राज्य, संघीय का मतलब होता है कि राज्यों ने आपसी समझौते द्वारा एक संघ का निर्माण किया है, उसको संघीय कहते हैं। और जहाँ एकात्मक होता है वहाँ होता है कि एक केंद्रीय सत्ता है जिसने अपने शासन को कुशलता से संचालित करने के लिए छोटे छोटे राज्य बना दिए हैं। जिस तरीके से ब्रिटेन में था तो वहाँ एकात्मक व्यवस्था लागू है, जबकि भारत में क्या है कि हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन हमने अमेरिकी संघीय व्यवस्था को नहीं अपनाया, क्योंकि भारतीय जो संघ है उसका निर्माण राज्यों से मिलकर नहीं हुआ है। भारत में क्या किया गया है कि राज्यों का निर्माण संघ ने अपनी प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए और लोगों की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का निर्माण किया गया है। तो इसलिए भारत को कहा जाता है कि विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ की बात की जाती है। तो संघात्मक शासन के लक्षण क्या हैं, तो संघात्मक शब्द जो है लैटिन भाषा के फेडरल शब्द से बना है, जिसका अर्थ संधि या समझौता होता है, जिसे हमने अभी बताया। फिर जिस देश की उत्पत्ति संधि या समझौते द्वारा हुई हो उस देश के संविधान को संघात्मक माना जाता है। जैसे कि अमेरिका का संविधान संघीय संविधान के तहत हमने बताया कि आता है। अब संघीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसमें पहली विशेषता हम देखते हैं क्या है, तो इसमें लिखित एवं कठोर संविधान होता है। भारतीय संविधान भी लिखित भी है और इसके कठोर भी कुछ प्रावधान है। इस संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी कि संघीय संविधान में संविधान सर्वोच्च होती है। उसके बाद में क्या है कि सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका यहाँ क्या है कि न्यायिक स्वतंत्र जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को भारत में भी डिसाइड किया गया है। उसके बाद क्या है कि शक्तियों का पृथक्करण है, यानी कि जो शासन के जितने अंग होंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उनके भी शक्तियों का पृथक्करण होगा। राज्यों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच भी देखेंगे शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बात होती हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि भारतीय अमेरिकी संविधान के साथ साथ भारतीय संविधान में भी पूर्णतः देखी जाती हैं। और दो प्रावधान ऐसे यहाँ पर हैं, एक है दोहरी नागरिकता, दूसरा है उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। तो ये सिर्फ यूएसए के संविधान में पाया जाता है। अमेरिकी संविधान में हम देखते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में इनको नहीं अपनाया गया है। बट संविधान जो संघात्मक संविधान है उसके ये लक्षण में आते हैं। तो पहली कौन सी चीज़ होगी, दोहरी नागरिकता। दूसरी है उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। तो दोहरी नागरिकता मतलब है कि एक तो आपकी संघ की नागरिकता होगी, जैसे कि हमने कहा था भारत में एकल नागरिकता की बात कही, कि आप भारत के किसी भी राज्य के, किसी भी प्रदेश के, किसी भी यूनियन टेरिटरी के
नागरिकों भारत के नागरिक कहे जाएंगे, जबकि अमेरिका में क्या है कि संघीय नागरिकता के साथ साथ आपको राज्य की भी नागरिकता मिलती है। उसी तरीके से क्या है कि भारत में जो राज्यों में राज्यसभा में है कि जो उच्च सदन मतलब राज्यसभा होगा, तो जो राज्यसभा में सदस्य जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो समान नहीं है, सब सारे राज्यों से समान प्रतिनिधि नहीं चुन के। जैसे हम देखते हैं क्या कि यूपी में 31 यानी कि उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा के सदस्य चुन के जाते हैं। इसी तरीके से और जो छोटे राज्य है वहां से कम प्रतिनिधि जाते हैं, यानी कि जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं क्या कि संविधान में एकात्मक भारतीय जो संविधान है उसमें एकात्मक लक्षण कौन कौन से, तो संघात्मक लक्षण में देखें, अब एकात्मक लक्षण की बात करते हैं। तो एकात्मक लक्षण में देखते हैं कि अनुच्छेद 3 जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 3 है वो कहता है कि राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। मतलब यहाँ कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो दी गई, उसके तहत कहा गया कि संसद क्या करती, राज्यों में, यानी कि एकात्मक लक्षण की हम बात कर रहे थे ना, तो एकात्मक क्या होता है कि केंद्रीय इकाई इतनी मजबूत होती कि राज्यों में इंटरफेयर कर सकती है या राज्यों से उसे ज्यादा अधिकार होता है। तो वो अधिकार क्या है, तो एक संसद क्या कर सकती है, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर देती है। जैसे कि 2000 में क्या हुआ कि 3 नए राज्य बनाए गए, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसी तरीके से 2014 में देखा तेलंगाना नया राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश से काट करके। तो ये शक्ति संसद के पास है। फिर राज्यपाल का पद एवं भूमिका, राज्यपाल का पद एवं भूमिका इसलिए क्योंकि राज्यपाल के पद की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल होता क्या है कि राज्यों का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का पद नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र द्वारा किया जाता है, इसलिए कहते हैं राज्यपाल का पद एवं भूमिका। अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होगा तो इसे लागू करने का अधिकार किसके पास है, तो मंत्रिमंडल के पास है, क्योंकि मंत्रिमंडल सब यहीं पर यूज किया, 352 में यूज किया गया है, और वो भी मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात की गई है। तो ये केंद्र के पास ज्यादा शक्ति हो गई, और एकात्मकता की बात ही यही है कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होंगी। फिर अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाएगा तो वो राष्ट्रपति शासन भी लागू कर देता है, जिसमें राज्यों की शक्तियां कम हो जाती हैं। फिर अनुच्छेद 360 कहा गया है कि जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो राज्यों के साथ साथ अन्य जो वित्तीय खर्चे हैं वो कम किए जा सकते हैं, ये बात कही गई है। तो वित्तीय आपातकाल में भी एकात्मक यानी कि संघीय जो कानून है वो लागू ज्यादा हावी रहते हैं। फिर बात कही गई कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे IAS, IPS, IRS और IFS जो वगैरह है, तो ये जो सर्विसेज हैं इनकी हमने कहा ना कि परीक्षा केंद्र सरकार यानी कि संघ लोक सेवा आयोग कराता है, नियुक्ति भी संघ मतलब संघ के स्तर पर होती है, लेकिन जो कार्य करते हैं ये पूरे राज्यों में, भारत के राज्यों में करते हैं। फिर एकल नागरिकता भी भाई कहा। फिर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व जो दिया गया है तो वो भी एकल यानी कि एकात्मकता का लक्षण है। फिर कहा गया कि अनुच्छेद 249 ये है कि राज्यसभा में मतलब राज्यसभा चाहे तो राज्यों के विषय में जो राज्य सूची के विषय है उन पर संसद कानून बना सकती है, ये अधिकार 249 के तहत संसद को दिया गया है। फिर लागू करने के लिए 250 और 53 में देखते हैं कि एक में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए, दूसरा है कि राज्य आपसी सहमति से चाहें तो संसद उनके लिए कानून बना सकती है। तो ये तो एकात्मक संविधान के जो लक्षण है वो भारतीय संविधान में भी देखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इनके बाद अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आ गई कि प्रस्तावना को समझें। ठीक है, प्रस्तावना को समझने के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है, हमने बताया था संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, और 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्तुत की थी, उद्देश्य प्रस्ताव जो था प्रस्तुत किया था, उसी को आगे चल करके प्रस्तावना बनी। तो प्रस्तावना क्या है कि भारत का संविधान यानी कि उद्देशिका, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में सबसे पहले जो लिखित शब्द है क्या कि हम भारत को वी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को क्या एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो भारत को क्या करना चाहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर देखते हैं प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमने बताया था कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था। उसका लागू कब से किया गया, तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना हमारे जो संविधान के
मूल दर्शन है उसको प्रतिपादित करते हैं कि हमको कैसी व्यवस्था भारत में अपनानी है और किस तरीके से शासन चलाना है। तो जहाँ संविधान में अस्पष्ट प्रावधान होते हैं वहाँ प्रस्तावना का सहारा लेकर के सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्याख्या करता है संविधान की। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावना का महत्व देखते हैं, और जो प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द हैं उनको आगे हम समझते हैं कि प्रस्तावना कहती है कि भारत में सत्ता का स्रोत कौन होगा, तो हम भारत के लोग चाहते हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। फिर स्वरूप कैसा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो गणतंत्र है वो हमारा संविधान का स्वरूप है। तो संविधान का इस तरीके के स्वरूप की भी बात करती है। फिर देखते हैं कि लक्ष्य क्या है प्रस्तावना के तहत, जो कि संविधान किन किन लक्ष्यों को लेकर चलता है। तो पहला कहा गया कि न्याय की बात करता है, किस तरीके के, तो संविधान जो प्रस्तावना है 3 तरीके के न्याय की उल्लेख करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब आप लोग ये सीधे सीधे याद रखिए कि प्रस्तावना में क्या है, 3 न्याय हैं, 3 तरीके के न्याय हैं, 5 तरीके की स्वतंत्रताओं की बात करती है और 2 तरीके की समता की बात करती है। तो समानता 2 तरीके की, स्वतंत्रता 5 तरीके की और जो न्याय है 3 तरीके का। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि आप कैसा विचार रखते हैं, आप मुक्त विचार रखिए, आधुनिक विचार रखिए, पारंपरिक रखिए, वो रखने के लिए आपको स्वतंत्र रखती है। अभिव्यक्ति मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं किसी बात को कहने का। विश्वास की आपका किस में विश्वास है उस चीज़ को आप मान सकते हैं, आप किसी धर्म को अपना सकते हैं। उपासना मतलब कि आपकी पद्धति कैसी होगी भक्ति की, तो उस बारे में आपको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब कि निरपेक्ष नहीं है, इन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या क्या प्रतिबंध है। उसका समानता की बात करते हैं, तो समानता किस किस तरीके की दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। मतलब आपकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जाएगा और सबको अवसर दिया जाएगा आगे बढ़ने के। तो उस 2 तरीके की समानता की बात की गई है। फिर बंधुत्व किनके बीच होना चाहिए, तो भारत के जो व्यक्ति हैं यानी कि व्यक्तियों के बीच में बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए जो प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। फिर आगे बात करते हैं कि लागू करने की इसकी तिथि क्या है, तो लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और नागरिक क्या क्या प्रावधान उस दिन लागू हुए थे, तो नागरिकता, फिर निर्वाचन, फिर अस्थायी संसद और संक्रमणकालीन उपबंध, 4 प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था और पूर्ण संविधान को बाद में 1950 में लागू किया गया था। अब प्रस्तावना देखते हैं कि कब प्रस्तुत की गई, तो इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था। यही आगे चल करके क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, जिसे बाद में उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका और अंग्रेजी में से प्रियम्बल कहते हैं। तो तीनों शब्द यूज होते हैं। फिर एम गोपालनवाद। अच्छा, प्रस्तावना को लेकर के कई बार कोर्ट में केस गया, सर्वोच्च न्यायालय में जो केस गया उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया, तो जैसे जैसे समय गया, एक तो 1957 में गया केस, फिर 60 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, फिर 1973 में केशवानंद भारतीवाद में हम देखते हैं कि कैसे जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में अपने निर्णय दिए। तो 1957 में एम गोपालनवाद, 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी सरकार प्रस्तावना की अवहेलना करती है तो कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना के आधार पर आप अधिकार की मांग नहीं कर सकते कि प्रस्तावना में लिखा है कि हमको न्याय दो, तो न्याय के लिए आप सीधे नहीं जा सकते। उसमें देखा गया कि सरकार किन किन चीज़ों को किस परिस्थिति में आपका न्याय छीन रही है। मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाए तो उसमें कई चीज़ें होंगी जो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा से कम आकी जाएंगी। फिर दूसरा है कि बेरूवाड़ीवाद 1960 में गया, बेरूवाड़ीवाद 1960 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। अच्छा, इसमें कहा कि सरकार प्रस्तावना की अवहेलना करती। इसमें 60 वाले में कहा कि प्रस्तावना को भाग ही नहीं माना संविधान का, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। अब 1960 तक देखते हैं कि जब प्रस्तावना में संशोधन की बात आ गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाने के लिए कर दिया कि संविधान का भाग ही नहीं, इस वजह से जो संसद है यानी कि जो संघ सरकार है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। फिर आगे अगला मामला आता है कि केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में सबसे अहम माना जाता है। 1973 में आया था, केरल में केशवानंद भारती जो मूल अधिकार है उनके विषय में गया था। तो उसमें क्या था, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। तो इसमें 1960 वाले हमने देखा था बेरूवाड़ीवाद में संविधान का अंग ही नहीं माना गया था प्रस्तावना को, और इस वाले में देखा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। अच्छा, इसके साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। तो ये 1973 वाला जो केस आया है केशवानंद भारतीवाद, इसी में मूल ढांचा का सिद्धांत दे दिया। ऐसा ढांचा जो संविधान की
अवसंरचना के लिए सबसे अहम है, मतलब कोर है, उसको आप उसमें अगर बदलाव करेंगे तो संविधान की जो मूल प्रवृत्ति है वही बदल जाएगी। कि जो हमारे संविधानविदों ने चाहा था कि भारत में लोगों को जो जो न्याय या स्वतंत्रता दी जाए, उन पर कुठाराघात हो जाएगा। इसलिए ये सिद्धांत मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना गया। अब कहा गया कि जो प्रस्तावना है को आधारभूत ढांचे के तहत माना, मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को भी मूल ढांचे का सिद्धांत के तहत मान लिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो प्रस्तावना की जो प्रावधान है उनको कम करता हो या उन्हें छीनता हो। इस तरीके का प्रावधान कर दिया। तो अर्थात संसद प्रस्तावना में सीमित संशोधन कर सकती है जो नकारात्मक ना हो, मूल ढांचे को मजबूत बनाने वाला हो। तो मूल ढांचे को मजबूत मतलब नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती, सकारात्मक तो कर सकती है। फिर इसी के अनुसार क्या हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या किया गया, संसद ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन संसद ने किया, उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता से को जोड़ा गया। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया। तो इसमें समाजवादी, देखो भारतीयों ने, जो भारतीय संविधानविद थे, उन्होंने भारत को समाजवादी समाज के रूप में पेश किया था, लेकिन इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया था। तो एक तो ये था। दूसरा है पंथनिरपेक्ष, मतलब भारत ने धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को स्वीकार किया था कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेंगे, क्योंकि विभाजन को देख करके भारत चाहता था कि आगे न विभाजन हो। इसलिए भारत ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रकृति को अपनाया, लेकिन संविधान में वो शब्द नहीं जोड़ा था। तो इस वजह से सरकार ने चाहा कि इसको चल करके हम स्थायी कर दें, इस वजह से इसको रखा गया। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। तो 3 नए शब्द जोड़े गए। अब क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है कि प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द, कौन से शब्द जोड़े गए, तो ये दे देगा। फिर उसके पूछा गया कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया था। फिर आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना के विषय में कुछ जो संविधानविद हैं, कुछ लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं कि प्रस्तावना के बारे में किसी किसी का क्या कथन है। तो देखते हैं, जो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, उनके अनुसार प्रस्तावना हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि आप एक तरीके से कह दीजिए, जो प्रस्तावना है वो आपको संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए उनके बारे में एक तरीके से बताती है। के एम मुंशी ने कहा कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। इन्होंने कहा कि ये जन्म कुंडली है एक तरीके से, जैसे एक व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है उसके बारे में जान सकते हैं, उसी तरीके से प्रस्तावना कहती है। फिर गोलकनाथ बना पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय का भी कथन आ गया कि किसने प्रस्तावना को मूल आत्मा कहा है संविधान की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने। फिर एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद मामला आया था 1994 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह स्पष्ट किया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारतीवाद में भी इसने कहा था कि संविधान का भाग है और संसद संशोधन कर सकती है। और पंथ निरपेक्षता को लेकर के उस 1994 में एक केस आया था कि जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी हो सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्षता है वो संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत आता है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से एस.आर. बोम्मई केस में इसको शामिल किया गया। फिर आगे बात करते हैं कि उद्देश्य का जो प्रकृति है न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी मामले को लेकर के, इसे प्रेम्बल में कोई सब लिखा है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, अगर आपको नहीं कभी ऐसी परिस्थिति आई कि नहीं मिल पा रहा है या मिलने में विलम्ब हो रहा है, तो उस आधार पर आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते कि हम प्रस्तावना में तो लिखा है हमको नहीं मिला है। तो इसमें कहा गया कि ये आपको इंडिकेशन के लिए दी गई है, ना कि मतलब निर्देश के रूप में है या अधिकार के रूप में आपको नहीं दी गई। अधिकार बात करते हैं कि मूल अधिकार में जो भाग 3 के मूल संविधान के भाग 3 मूल अधिकार वाला है, उसके तहत जो विषय दिए गए अगर वो आपको नहीं मिले तब तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं कि हमारे अधिकार हमको नहीं दिए जा रहे हैं। हाँ, राज्य का दायित्व है कि वो इन जो प्रस्तावना में लिखित उद्देश्य हैं इनको धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी सामर्थ्य हो वो पूरा करता जाए, लेकिन आप इस आधार पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि सुभाष कश्यप ने भी कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। मतलब यह है कि बेस के रूप में हम देखते हैं, संविधान के बेस के रूप में प्रस्तावना काम करती है इनके अनुसार। फिर आगे बात करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो अम्बेडकर साहब ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में कहा है। ठीक है, प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। अच्छा, अब जैसे हमने कहा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य वगैरह जो शब्द दिए हैं, तो इन्हें भी समझ लेते हैं कि क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
और संप्रभुता शब्द को हम समझते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों यानी कि आंतरिक और बाह्य जो मामले हैं का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो संप्रभुता का मतलब यह है कि भारत जो है स्वतंत्र देश है, ये किसी के अंडर यानी कि डोमिनियन नहीं है और इसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं है। भारत अपने जो आंतरिक और बाह्य निर्णय जितने भी प्रशासनिक हों, चाहे रक्षा वाले हों, चाहे जैसे भी निर्णय हो, वो लेने के लिए स्वतंत्र है और अपने निर्णय खुद से वो लेगा। तो इस मतलब का हुआ कि संप्रभुता मतलब है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं, हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। इस चीज को संप्रभुता कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि समाजवाद शब्द क्या है। तो समाजवाद शब्द जो है ये पहले जब मूल संविधान था यानी कि 1900 में यानी कि जो 50 में संविधान लागू हुआ है उसमें समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द थे, उसमें से एक समाजवाद भी था आपका, तो जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद भी कई तरीके का होता है, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, एक होता है कि राजतांत्रिक समाजवाद, जिससे कि हम देखते हैं कि रूस वगैरह में समाजवाद को तो अपनाया गया लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है, अधिनायकवादी समाजवाद देखते हैं उसको। यहाँ का समाजवाद क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। अच्छा, समाजवाद भी है, समाजवाद भी ऐसे एक होता है कि जहाँ चाहता है कि सारी संपत्ति राज्य की है और वो राज्य उसको फिर बांटेगा लोगों में। जबकि भारत में क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को आस्था रखता है। क्या है इसमें? यहाँ जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। तो यहाँ देखो, मिश्रित समाजवाद का मतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्था और जो समाजवादी व्यवस्था, इन दोनों के तत्व पाए जाएंगे। यहाँ सरकार के अंदर भी कुछ चीजें होंगी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी मिलकर के काम करेगा। तो इसी को जिसे आज के समय में हम PPP मॉडल कहते हैं, पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां हैं मिलकर के काम करती हैं, डेवलप करती हैं। तो पहले से भारत में जब 1950 में हमने संविधान को अपनाया है तो उसी समय भारत में इस व्यवस्था को लागू किया गया था और आज उसी दिशा में बढ़ते हुए हम PPP मॉडल पर पहुंच गए हैं। तो उसमें कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ सरकार काम करेगी और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ प्राइवेट कंपनियां काम करेंगी। तो इसको कहा गया कि दक्षता बढ़ाने वाला जो मॉडल है ये है। उसके बाद कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या क्या है? तो गरीबी, जैसे सरकार अब किन किन कामों पे खुद को फोकस कर रही, गरीबी हो गया, बीमारी हो गया, अवसर की असमानता है, इन सबको जो है इन सबको कम करने की दिशा में काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना हो गई और तरीके की जो सरकार से इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, मेक इन इंडिया योजना, इस तरीके जो काम कर रही है उनसे क्या होगा कि एक तो प्राइवेट सेक्टर मजबूत होगा, दूसरा है कि भारत में असमानता वगैरह कम होगी। फिर है कि भारतीय जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद है कि भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। और जबकि गांधी का समाजवाद है वो कहता है कि सबका सर्वोदय की भावना की लेकर चलते, कि सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है वो जो गांधी जी के समाजवाद की बात है। तो मार्क्सवादी जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। तो भारत ने इस तरीके की समाजवाद को अपनाया है। फिर आगे बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसका क्या मतलब है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अपनाया गया था और शुरुआत में हमने बताया कि इसको शामिल नहीं किया गया था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जब संविधान संशोधन करके 1976 में से शामिल किया गया तब उस समय से माना गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो भारत का धर्मनिरपेक्ष जो है यानी कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्ष की जो प्रकृति है वो पश्चिमी राज्य जो है यानी कि देश है उनसे अलग है। वो किस मामले में अलग है? तो भारत ने जो धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था अपनाई है वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। सकारात्मक मतलब ये हुआ कि भारत में जो सभी धर्म हैं उनके मानने वालों को राज्य जो है समान रूप से संरक्षण देगा। जबकि पश्चिम में क्या है कि वहाँ जो धर्म और राज्य के बीच में दूरी है रखी गई है, मतलब ना धर्म के मामले में राज्य इंटरफेयर करेगा और ना ही उन्हें कोई संरक्षण देगा, धर्म व्यक्तिगत मामला रहेगा। यहाँ भी क्या है, धर्म के सभी धर्मों को समान संरक्षण देने की बात कही गई है। तो इसको सकारात्मक प्रकृति कहते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी उदाहरण विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई। लेकिन भारत जो सरकार है यानी कि भारत राज्य है उसका कोई धर्म नहीं होगा। भारत का जो शासन चलाया जाएगा वो संविधान के हिसाब से चलाया जाएगा, कानून के हिसाब से चलाया जाएगा और जो हमारे नियम अधिनियम बनेंगे उनके हिसाब से चलाया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया से चलाया जाएगा। लेकिन भारत में क्या है कि राज्य जो है धर्मों को हतोत्साहित नहीं करेगा, उनको प्रोत्साहित करने का काम करेगा, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इस तरीके से कहा गया। क्योंकि देखा गया कि कई देशों ने खुद को अपना धार्मिक देश घोषित कर दिया है। तो भारत ने कहा कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को समान संरक्षण देने की बात करते हैं।
फिर अगला शब्द है गणतंत्र। तो गणतंत्र में देखते हैं क्या कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए विशेष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। तो गणतंत्र का मतलब ये हुआ जनता का जो तंत्र है उसके आधार पर चुनाव होगा, यानी कि जो राज्य प्रमुख होगा, शासन प्रमुख होगा, उनका चुनाव कौन करेगा? तो जनता करेगी। जनता पर आधारित जो तंत्र है उसको गणतंत्र कहते हैं। अब क्या है कि हमने कहा कि संविधान की सत्ता किसके पास है? तो हम भारत के लोग डिसाइड करेंगे कि भारत का प्रमुख कौन होगा। जबकि राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र में क्या होता है कि वंशानुगत आधार पर राजा बन जाता है, जिसके घर में राज शासन होता है उसका आने वाली पीढ़ी ही आगे राज्य करती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। कि भारत में क्या कहा गया कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव प्रति 5 वर्ष पर होता है और एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। वो हम राष्ट्रपति वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इसमें कहा गया कि गणतंत्र में दो और बातें शामिल। क्या कि पहला, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होगी। राजनीतिक संप्रभुता हमने देखा था राजतंत्र में क्या था, राजा में निहित थी। अधिनायकवाद में देखा था डिक्टेटरशिप में, उसमें तानाशाह के पास नियुक्त सारी सत्ता निहित थी। जैसे कि राजा के हाथों में होने के बजाय लोगों के हाथों में होती। तो यहाँ जो सत्ता का स्रोत है वो जनता है। फिर है कि दूसरा, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी। यहाँ सभी व्यक्तियों के बीच में भेद नहीं किया जाएगा। वो आर्टिकल 15 कहता है कि जन्म स्थान, लिंग और निवास के स्थान पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो कहा गया कि कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। इसमें कुछ अपवाद भी रखे गए हैं, जो संवैधानिक पद हैं उनको छोड़ करके बाकी व्यक्तियों के बीच में इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपके गणतंत्र शब्द हो गया। तो धर्मनिरपेक्षता समझा हमने, गणतंत्र समझा, उसके बाद हमने बात की समाजवाद क्या है और संप्रभुता शब्द क्या है। फिर आगे बात करते हैं। तो अब अनुच्छेद भाग संविधान के भाग शुरू हो गए हैं, भाग 1 से। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हमने यहाँ तक समझ लिया, प्रस्तावना तक आपका पूरा हो गया है। अब आगे का जो पोर्शन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।